3। पूछो सर, बुजुर्ग लोग कैसे बार बार गिर जाते हैं? जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो कभी भी गिर जाते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है और किससे हम लोग बचा जा सकता है कि बुजुर्ग ना गिरे? बड़ा अच्छा सवाल है कि एक स्टेज ऐसी आती है जब बुजुर्ग लोग जल्दी जल्दी गिरने लगते हैं, फॉल होने लगता है। क्या कोई ऐसा तरीका हमारे पास है जिससे हम ये पता लगा लें कि कौन सा बुजुर्ग गिरने वाला है, किसमें ज्यादा लाइक्लीहुड ऑफ फॉल है? क्या ऐसा कोई हमारे पास तरीका है? तो इसका आंसर मैं दे रहा हूं, हाँ, हमारे पास एक तरीका है जिसको कहा जाता है मोर्स फॉल स्केल, जिसमें 6 साधारण प्रश्नों को पूछ करके जैसे ही हम मरीज को भर्ती करते हैं, हमारे नर्सिंग अफसर पूछ करके उसको भर सकते हैं और लाइक्लीहुड टू फॉल है कि नहीं पता लगा सकते हैं। तो मैं उस स्केल का लिंक आपको इस वीडियो पे दे रहा हूं, आप चाहिएगा तो देख लीजिएगा। फॉल एक ऐसी चीज है जिसमें 1 में से 4 बुजुर्ग साल में एक बार जरूर गिरते हैं। ऐसा बुजुर्ग जिसकी उम्र 65 वर्ष से ऊपर है, 4 बुजुर्गों में से 1 साल में एक बार जरूर गिर जाते हैं, जिससे कि इंजरी होती है, चोट लगती है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, फ्रैक्चर हो सकते हैं, ट्रॉमा हो सकता है, हेड इंजरी हो सकती है और दीर्घकालीन समय तक, लंबे समय तक बुजुर्गावस्था के कारण भर्ती रह जाते हैं। आज मैं फॉल प्रिवेंशन प्रोटोकॉल के बारे में आपको बताऊंगा, तो बोलिए मोर्स फॉल स्केल। मोर्स फॉल स्केल क्या होता है? एक सिंपल मेथड है जान लेने के लिए कि जो बुजुर्ग हमारे यहाँ भर्ती हुए या हम उनको घर होम केयर में देखने गए या ओपीडी में देख रहे हैं, तो क्या वो गिरेंगे इस साल कि नहीं गिरेंगे? पहला सवाल हम पूछने वाले हैं, ये बताइए साहब, पिछले 3 महीनों में क्या आप कभी गिरे? पहला सवाल। अगर वो कहते हैं नहीं गिरे तो 0 नंबर दोगी, कितना दोगी? 0। और अगर कहेंगे गिरे तो 25 नंबर दोगी, कितने? 25 नंबर दोगी। दूसरा सवाल पूछोगी, सेकेंडरी डायग्नोसिस कुछ है आपको? तो इसका मतलब यह है कि मोर देन 1 मेडिकल डायग्नोसिस। अगर आदमी कहता है मुझको सिर्फ ब्लड प्रेशर है तो कोई बात नहीं, पर अगर वो कहता है कि मुझको ब्लड प्रेशर के साथ डायबिटीज भी है और डायबिटीज के साथ ऑर्थराइटिस भी है, उस स्थिति में उसकी सेकेंडरी डायग्नोसिस में नंबर 15 दोगी। और अगर कहता है एक ही है तो 0 दोगी, ठीक है? 15 नंबर दोगी अगर उसको 3 बीमारियां हैं या 4 बीमारियां हैं। तीसरा सवाल है एम्बुलेटरी एड, जब आप चलते हैं तो क्या आप स्वयं चल लेते हैं? अगर स्वयं चल लेते हैं, बाथरूम लेटरिन चले जाते हैं, कपड़ा बदल लेते हैं, तो 0 नंबर दोगी, कोई गड़बड़ नहीं है। अगर वो कहते हैं छड़ी या वॉकर की जरूरत पड़ती है तो 15 नंबर दोगी, कितने दोगी? 15। पर अगर उनके पास छड़ी वॉकर नहीं है और वो कहते हैं फर्नीचर पकड़ पकड़ के जाता हो कि बिस्तर चौटा, सोफा पकड़ लिया, सोफे से फिर खटिया पकड़ ली, फिर बाथरूम का दरवाजा पकड़ लिया, तो उसमें हाई रिस्क है, तो 30 नंबर दोगी, कितने दोगी? 30 नंबर। अगला सवाल पूछोगी, क्या उनको कोई आईवी लाइन तो नहीं लगी है? बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कोई टर्मिनल इलनेस होती है, बड़ी बीमारी होती है, कैंसर का इलाज चल रहा होता है, कीमो का इलाज चल रहा होता है, पोर्ट्स पड़े होते हैं, आईवी लाइंस पड़ी होती है, डायलिसिस चल रही होती है, कैथेटर्स पड़े होते हैं, तो वैसे लोगों में भी रिस्क होता है। तो अगर कोई कैथेटर नहीं पड़ा है तो 0 नंबर दोगी, यानी कि रिस्क नहीं है। और अगर कोई आईवी लाइन, कैथेटर, कैनुला ऐसी कोई चीज पड़ी है, हिपलॉक पड़ा है, तो 20 नंबर दोगी, 20, यानी कि वो हाई रिस्क है। फिर गेट और ट्रांसफरिंग की बात पूछोगी। गेट और ट्रांसफरिंग का मतलब है कि यहां से वहां तक जब चलाओगी तो बाबूजी खट से कुर्सी से उठ पाए कि नहीं उठ पाए, या उठने में उनको 4 बार जोर लगाना पड़ रहा है, तो अगर नॉर्मली उठ के खड़े हो गए तो 0 नंबर दोगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि जोर लगाना पड़ा पर एक बार में उठ गए तो वो वीक हुए, उनको 10 नंबर दोगी। पर अगर ऐसा लग रहा है कि उनको 3 बार में बड़ी मुश्किल से उठे, फिर धीरे धीरे हिलते डुलते छोटी छोटी चाल से वहां तक गए, तो शॉर्ट स्टेप्स लिए, तो 20 नंबर दोगी, यानी कि वो हाई रिस्क है, इंपेयर्ड है। फिर अंतिम सवाल पूछोगी मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस में अगर ओरिएंटेड है, बाबूजी नमस्ते नमस्ते, दिन है रात है, कैसे हो, क्या खाया, सब कपड़े साफ पहने, जूता साफ पहना है, बढ़िया लग रहे हैं, तो 0 नंबर दोगी। पर अगर वॉबल कर रहे हैं, भूल रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो 15 नंबर दोगी। तो इस तरीके से मिनिमम स्कोर तुम्हारा मोर्स फॉल स्केल में, अगर आदमी हेल्दी है तो 0 नंबर आएगा, सब में 0 आएंगे। और अगर अनहेल्दी है तो मैक्सिमम स्कोर 125 हो सकता है, मैक्सिमम, पर इतना किसी का आता नहीं है। तो रिस्क लेवल कैसे आंकोगी? अगर किसी का मोर्स स्कोर 0 से लेकर 24 तक है तो नो रिस्क, 24 तक हम मानते हैं कोई रिस्क नहीं, बुजुर्गावस्था की तरीके से हो सकता है। अगर 25 से 50 तक आता है तो लो रिस्क है, ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर किसी का 51 से ऊपर आता है तो हाई रिस्क का फॉल है, वो व्यक्ति कभी भी गिर सकता है, गिरेगा तो चोट लगाएगा, चोट लगाएगा तो हड्डी टूटेगी, ब्रेन हैमरेज होगा, सर में ट्रॉमा होगा, पॉलीट्रॉमा होगा, रिब केज इंजरी हो सकती है, जान जा सकती है। तो उसको अगर समय रहते हम चेत जाएंगे तो गिरने से बचाएंगे। और बुजुर्गावस्था में मृत्यु का कारण बहुत बार फॉल ही बनता है। अब क्या करें?
क्या कर सकते हैं? तो पहले चीज हमको एनवायरमेंट में मॉडिफिकेशन करना है। आदमी तो अपने घर में रह रहा है, अपने कमरे में रह रहा है, तो उसका एनवायरमेंट उसका घर है। क्या करेंगे? रिमूव रग्स, जो कारपेट और इस तरीके के बिछौने जमीन पर लगा देते हैं जिनसे पैर फंस सकता है, छड़ी फंस सकती है, वॉकर फंस सकता है, व्हीलचेयर फंस सकती है, उसको हटाएंगे। कहेंगे इसको क्लियर कर दीजिए। ग्रैब बार्स लगा देंगे बाथरूम की दीवालों में, कमरे की दीवालों में, उठे तो पकड़ने के लिए स्टील की ग्रैब बार लगा देंगे कि आदमी को एक स्ट्रेंथ महसूस होगी, भाई ग्रैब बार लगी है। उसके बाद हम उनको एड्स प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि वॉकर्स है, व्हील चेयर्स है, या क्वाड्राइपॉड्स है, ट्राइपॉड्स है, जिससे कि जो है वो एक सहारा दे करके बॉडी के वेट को इक्वली ट्रांसफर करके चल सके, जिससे गिरे ना। उसके बाद बेड अलार्म और आवरली चेक्स की बात करेंगे कि बिस्तर पे घंटी लगा देंगे कि बाबूजी आप खुद उठ के ट्राई करके मत जाइए, गिर सकते हैं, बेटर है अलार्म बजाइए, कॉल फॉर हेल्प कीजिए, कोई आएगा और वो आपको ले जाएगा। आवरली चेक्स, मरीज को हर घंटे जा करके देख लीजिए कि उसको लैट्रिन बाथरूम की जरूरत तो नहीं, पानी की जरूरत तो नहीं, कोई और जरूरत तो नहीं, किसी को लगा दीजिए जिससे प्रॉब्लम ना हो। जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जिसमें ऐसा लगता है कि गिर ही जाएंगे और कोई घर में हर घंटे नहीं जा सकता, तो बेटर होगा कि बेड साइड कमोड दे दें, एक पॉटी चेयर मरीज से बगल में रख दे, तो मरीज को खाली पैर लटका के बैठना और चेयर पे शिफ्ट होने की जरूरत है। तो इससे जो है उनके नाइट टाइम फॉल्स 50% तक कम हो जाएंगे। अधिकतर बुजुर्ग रात में गिरते हैं। क्यों रात में गिरते हैं? क्योंकि अधिकतर बुजुर्ग रात में नींद की दवा खाते हैं, क्योंकि उनको नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि दिन भर घर में रहते हैं, काफी समय वो बिस्तर पे लेटे रहते हैं या सोते रहते हैं, तो जो नींद के 7-8 घंटे 9 घंटे होने चाहिए उसमें से आधा कोटा वो दिन में पूरा कर लेते हैं। इसलिए दिन में रात में नींद नहीं आती, तो रात में नींद की दवा खाते हैं। तो उधर नींद की दवा सुला रही है, उधर पेशाब लगी है, क्या होगा? आदमी झूम झूम के उठेगा और गिर सकता है। तो ये एक बात हो गई। उसके बाद जो है ऑल्सो कुछ फैक्टर्स और कंसिडर करने चाहिए, जैसे कि इलनेस। अगर आदमी बहुत इल है, बड़ा फ्रेल है, हाथों पैरों की मांसपेशियां कमजोर हो गई, शरीर में ताकत नहीं है, खाना पीना कम हो गया, हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं। मेडिकेशन टाइमिंग्स, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ऑड मेडिकेशन टाइमिंग्स होते हैं कि कोई दवा बता दी गई 6 आवरली चलेगी, तो 6 आवरली में लोग क्या करते हैं? सुबह 6 रात के 12, शाम के 6 रात के 12, तो बड़ा ऑड टाइमिंग हो जाता है दवा करने का, तो नींद पूरी नहीं होती कई बार लोगों की उस टाइम के चक्कर में। साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन, बहुत सारी ऐसी दवाएं होती है जिनका साइड इफेक्ट होता है कि डिजीनेस करती है, चक्कर करती है, ब्लड प्रेशर को कम कर देती है, पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती है, लोगों के पैरों में सूजन आती है तो डायरेटिक्स दे दिया जाता है, लैसिक्स की गोली दे दी जाती है, टॉर्सेमाइड की गोली दे दी जाती है, एल्डेक्टोन की गोली दे दी जाती है, उसे बार बार पेशाब होगा, तो ये भी एक साइड इफेक्ट हो गया कि आदमी वैसे ही नहीं चल पा रहा, वैसे ही उसके पैरों में ताकत नहीं है। अब पहले वो 4 बार बाथरूम जा रहा था, अब हमारी दवा को खाने से वो 12 बार जाने लगा, तो गिरने की प्रोबेबिलिटी हमने उस केस में ऑटोमेटिकली बढ़ा दी। अनस्टेडीनेस, कि आदमी चल रहा है तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अनस्टेडी हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को देख लेनी है। अगर ऐसा है तो हम लोगों को कोई जो एम्बुलेटरी एड्स होते हैं उनको बेड साइड रख देना है, कि वॉकर है, व्हील चेयर है, पॉट है, यूरिनरी पॉट है, इनको कर देना है। फिर एक टॉयलेटरिंग का शेड्यूल बना देना है कि बाबूजी पेशाब आए ना आए, ये पॉट रखा है, हर 2 घंटे पे इसमें पेशाब कर लीजिए, बगल में बाल्टी रखी है उसमें डाल दीजिए, कोई आएगा तो उठा करके फेंक देगा। मैक्सिमम क्या होगा कि भाई आपने 2 घंटे बाद ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर 2 घंटे बाद ट्राई कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर इसको करते रहिए, जिससे एम्बैरेसिंग सिचुएशन ना हो कि बिस्तर पे निकल गया या एकदम से लगी तो हमें लगा भागे ही भागे, फिर गिर पड़े या कोई एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद इंस्ट्रक्ट टू कॉल फॉर हेल्प एंड टॉयलेटरिंग, तो इंस्ट्रक्ट टू कॉल फॉर हेल्प, बताइए कि अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कॉल फॉर हेल्प कीजिए, घंटी बजाइए, अलार्म बेल बजाइए, खुद उसको वेंचर मत कीजिए। फिर जो मेडिसिन खा रहे हैं एक बार अपने डॉक्टर से कहिए कि उनके साइड इफेक्ट को रिव्यू कर ले, कि किन्हीं 2 दवाओं के कारण तो कोई साइड इफेक्ट मरीज में नहीं आ रहा, कि सो ज्यादा रहे हो, चक्कर आ रहा हो, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो रहा हो, बीपी कम हो रहा हो, पेशाब ज्यादा हो रही हो, चक्कर आ रहा हो, इनको कर ले। फिर पेशेंट को हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी जगह उनका बेड लगाएं जो विजिबल लोकेशन हो, जो घर के सेंटर में हो, जो हर आदमी उनको एक नजर मारता रहे, एक नजर देखता है। अगर बड़े आइसोलेटेड स्थान में रख देंगे तो उस स्थिति में यह होगा कि वह स्पेसिफिकली जाना पड़ेगा, और सब बिजी रहते हैं तो कई बार लोग नहीं जा पाते और मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है। और एनकरेज फैमिली प्रेजेंस, तो फैमिली से कहिए कि भाई उनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानिए, कभी बच्चा आया, नाती आया, पोता आया, ऑफिस से आए, मिलने आए, जल रहा है, खड़ाखड़ देख लिया, मिल लिया, तो इस सब चीजों को अगर हम करेंगे तो फॉल प्रिवेंशन कई हद तक बच सकती है। समझ गए बेटे?